इंटेंजिबल स्टार्ट किए थे, उसमें बात की थी इंटरनली जनरेटेड की और एक्वायर्ड की। आज उससे थोड़ा सा हट कर जरा IAS 36 रिवाइज करना है इम्पेयरमेंट का। फिर इसके बाद हम रिज्यूम करेंगे IAS 38। ओके, एक बस है, उसको आपने खरीदा है, कॉस्टिंग ₹500 की मिल गई आपको। परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2013। लाइफ इसकी 5 साल है। ऑन 31 दिसंबर 2015 a competitor came in market. एक कंपेटिटर मार्केट में आ गया। A competitor came in market. So we decided to check our bus for impairment टेस्ट। तो हमने सोचा अपनी बस को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। ब्लैक मार्कर मंगवा दें। हमने सोचा अपनी बस को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। ऑन 31 दिसंबर 2015 फ्यूचर कैश फ्लोज आर estimated as follows. On 31 दिसंबर 15 future cash flows are estimated at as follows. Annual inflow ₹70। एनुअल इनफ्लो क्या होगा? बस से एनुअल इनफ्लो क्या होगा? सवारियों का किराया क्या कहते हैं? फेयर फ्रॉम पैसेंजर्स। एनुअल आउटफ्लो एनुअल आउटफ्लो क्या होगा बस का? पेट्रोल, रिपेयर, ड्राइवर सैलरी एटसेट्रा। 15। At end of life
bus can be sold at rupees 25 after incurring 25. Bus can be sold at rupees 25. Cost to sell, चुप करा दें साथ वाले को, ये बोलता रहेगा. Cost to sell will be rupees 2. If we sell it today, that is 31 दिसंबर 2015, तो फेयर वैल्यू 130, कॉस्ट टू सेल 14, डिस्काउंट रेट 12%. Okay. So from this data we will calculate the impairment loss. हम impairment loss calculate करेंगे, जल्दी नोट कर लें 1 मिनट में. What is this? ओके, रिक्वायरमेंट अभी बाद में लिखते हैं, आंसर की तरफ मूव करते हैं. जी, अब लेट आने वाले हजरात और जल्दी आने वाले हजरात नोट करना बंद कर दें, बाद में नोट कर लीजिएगा. इस वक्त लेट आने वाले हजरात जल्दी से बैठें और बात समझें क्या होने लगी है. एक हमने बस खरीदी है, लेट आने वाले हजरात टेंटिव रहें जरा. एक हमने बस खरीदी, आपने कल टेक्स्ट की क्लास में छुट्टी की थी, खड़े हो जाए. आइंदा एक टीचर से 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, खड़े रहें. अच्छा जी, एक बस की कॉस्ट है 500 रुपया. ये हमने खरीदी है 1 जनवरी 2013 को. लाइफ 5 साल. साल बताएं जरा, अब शुरू से इन्वॉल्व होने सवाल में. साल बताएं. 13, 14, 15, 16, 17. बस 13, 14, 15, 16, 17. 31, 12, 17 is the end of life. On 31, 12, 15, 13, 14, 15, जब 3 साल गुजर चुके थे. On 31, 12, 15, a competitor came in market. एक कंपेटिटर बाजार में आ गया जिसने बस नहीं बसा लाके खड़ा कर दिया. सो हमने सोचा कि अब वो सवारियां उसकी तरफ स्विच कर जाएंगी. ठीक है, यूटोंग बस आ गई. सो वी डिसाइडेड, सो हमने सोचा टू चेक आवर बस फॉर इम्पेयरमेंट टेस्ट, कि इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए अपनी बस को टेस्ट करते हैं, कहीं हमारी बस इम्पेयर तो नहीं हो गई. इम्पेयरमेंट का ये एक्सटर्नल फैक्टर है या इम्पेयरमेंट का
ये इंटरनल फैक्टर है। कंपेटिटर केम, इंपेयरमेंट के आपने FR1 में 2 फैक्टर्स पढ़े थे, एक्सटर्नल इंटरनल, पता नहीं पढ़े थे? अच्छा जी, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, ये इंपेयरमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर है। कंपेटिटर बाजार में आ गया जिसकी वजह से हमें अपनी बस को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना पड़ा। और 31/12/15 जब हम परेशान हुए 31/12/15 को, फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एट फॉलो। कैन यू टेल मी द फ्यूचर कैश फ्लोज फॉर विच ईयर? 2016 और 2017 की बात हो रही है, क्योंकि हम खड़े कहां हैं? ऑन 31/12/15, फ्यूचर इज 16 एंड 17, क्योंकि 2 साल रह गए हैं। ऑन 31/12/15 फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोस। एनुअल इनफ्लोज कराया आएगा पैसे, एनुअल इनफ्लोज 16 में भी 70 आएगा, 17 में भी 70 आएगा। ऐसा भी होता था तो 17 में थोड़ा ज्यादा हो जाता, 16 में भी 70 का किराया आएगा, 17 के साल में भी 70 का किराया आएगा। एनुअल इनफ्लो ये 1 साल का है, यानी टोटल 140 आएगा। अगर इस एसेट की बात करें, 16 में 70 आएगा और 17 में 70 आएगा। और इस बस को चलाना है, पालना है, पालने के लिए बस को जो है वो एनुअल आउटफ्लोज होंगे, पेट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा, डेट इज 15 एट द एंड ऑफ लाइफ। और फिर 17 के एंड पर बस कैन बी सोल्ड एट ₹25। बस 25 रुपए की बेची जा सकती है। बस कैन, आज फर्स्ट रो में, बस कैन बी सोल्ड एट ₹25। कॉस्ट टू सेल विल बी ₹2। उस वक्त कॉस्ट टू सेल ₹2 होगी, यानी इनके नेट कितने की बेची जा सकती है? आपको पता है जैसे खरीदने के खर्चे होते हैं ऐसे बेचने के भी खर्चे होते हैं, तो नेट 23 की बेची जा सकती है। इफ वी सेल इट टुडे, दैट इज जिस दिन कंपेटिटर आया 31/12/15, तो फेयर वैल्यू विल बी हाई। 25 तो नहीं होगी, 25 तो फेयर वैल्यू तब है जब आपने 2 साल रगड़ के बेची। अभी तो आपने 2 साल इस्तेमाल किए बगैर बेचना चाहते हैं। इफ वी सेल इट टुडे, दैट इज 31/12/15, फेयर वैल्यू इतने, कॉस्ट टू सेल इतने। जी, डिस्काउंट रेट बता दें किसके लिए रेलेवेंट होगा? डिस्काउंट रेट जो है वो फ्यूचर कैश फ्लोज के लिए रेलेवेंट होगा या आज के लिए? फ्यूचर कैश फ्लोज के लिए। डिस्काउंट रेट किसके लिए रेलेवेंट होगा? फ्यूचर कैश फ्लोज के लिए। ओके, कौन से साल है? 13, 14, 15, 16, 17। 13, 14, 15, 16, 17। जी भाई, कितने का खरीदा 13 को? 500। लाइफ पहले साल की डिडक्शन, दूसरे साल, तीसरे साल, बीवी 200। एज ऑन 31/12/15, एज ऑन 31/12/15, when there was no competitor. Okay. Calculation of impairment loss. Impairment loss की calculation. Okay. Book value as on 31/12/15. What is this? 200. It is called as historical cost. Historical cost भी है. Okay. What's next? The next is what we are supposed to do. We are supposed to do 2 workings. हमें 2 workings करनी पड़ेंगी. एक हम बस को रखना पसंद करेंगे यानी पालना पसंद करेंगे, या बस से जान छुड़ाना पसंद करेंगे। जान छुड़ाना यानी स्लैश बेचना। There are 2 options.
या हम बस को रखना पसंद करें या हम बस को बेचना पसंद करें, ये हमारी मर्जी है कि रखना पसंद करें या बेचना पसंद करें। रखने और बेचने में क्या फर्क है? रखने में यह है कि फिर 16 और 17 में ड्राइवर को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, फिर 16 और 17 में पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, फिर 16 और 17 के अंदर रिपेयर भी करानी पड़ेगी, फिर 16 और 17 के अंदर टोकन टैक्स भी देना पड़ेगा, फिर 16 और 17 के अंदर गाड़ी के और खर्चे भी करने पड़ेंगे। खत्म हो गए थे, मैंने कहा आखिरी लफ्ज़ ये बोल दूं। अच्छा, तो ये है एनुअल आउटफ्लोज। अब वजह बता दो छुट्टी की, बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो बाद हो गया, बताओ। 16 और 17 में सवारियों से किराया भी आएगा 70 का। यह है बस को पालना, लेकिन पाल के भी अपने पास रख के क्या करना, जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो बेच देंगे, स्क्रैप के तौर पे बिकेगी, चाहे लाइफ खत्म हो जाएगी तो बेच देंगे। अपने पास क्या रखना, बस का क्या रखना अपने पास, अमाल रखे अपने। अच्छा जी, तो डेट कैन बी सोल्ड फॉर ₹25 और कॉस्ट टू सेल विल बी ₹2। नाउ if I go for palna, then what is inflow? बोले what is net inflow? What is net cash inflow? 55। कैसे निकाला है? 70 minus 15। What is net inflow? 31/12/16 की रात को नेट इनफ्लो 55, 31/12/17 की रात को नेट इनफ्लो 55। इट इज नेट इनफ्लो, इट इज नेट इनफ्लो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, नेट कैश फ्लो। और अगर पालना पसंद करेंगे तो फिर भी बेचेंगे तो सही। 25 माइनस 2 कितने का? 23 का। नाउ ऑन विच डेट आई एम स्टैंडिंग? On which date competitor came? 31/12/15. So standing here, I am watching in future. मैं फ्यूचर को देख रहा हूं। फ्यूचर में मुझे नजर आ रहा है कि 55 आएंगे और 23 आएंगे। ये सवारियों से आएंगे नेट करके और ये बेच के पैसे आएंगे। Now how can I discount them? How can I discount them? So I am going to calculate the value in use. I am going to calculate value in use. Value if I use. Value in use. अच्छा, I am supposed to compare the book value with recoverable amount. Recoverable amount is higher of value in use, that is present value of future cash flows. Present value of future cash flows. Value in use on 31/12/15। दूसरी चीज क्या है, इसको छोड़े। ओके, वैल्यू इन यूज वर्किंग 1 31/12/15। वैल्यू इन यूज वर्किंग प्रेजेंट वैल्यू 55 1 2 इंटू 1 माइनस 1.12 raised to power minus 2 divided by 0.12. What is the formula of annuity? बोले 1 minus 1 plus raised to power minus n divided by I, यही है। ओके, 55 1 minus 1.12 raised to power minus 2। 55 कितनी दफा नजर आ रहा है?
हाउ मेनी एन्स आर देयर? 2 डिवाइडेड बाय 0.12। क्लियर? ये एनओटी का फॉर्मूला है क्योंकि सेम अमाउंट्स हैं, और 23 के लिए एनओटी का फॉर्मूला नहीं लग सकता। देखो जिस तरह होता था जीआरवी, याद नहीं? एनुअल रेंटल जीआरवी, एनुअल रेंटल पे एनओटी का फॉर्मूला लगाते थे, जीआरवी का सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देते थे, बिल्कुल उसी तरह समझ लें। प्लस 23 व्हेन आई एम स्टैंडिंग on 31 12 15। So how many years are there in 31 12 17? But simple formula 1.12 raised to power minus 2, grand total 111। So it is my value in use. I will write it down in inner column. I will write it down in inner column 111। Okay. Is my bus impaired? No. Is my bus impaired? 200 वाली 111 पे चली गई मेरी बस? No. No. I have another option. Let me check another option as well. I'm not mad to चला it. I may sell it. मैं चाहूं तो बेच दूं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता मेरी बस इंपेयर कर रही है। 200 वाली बस फ्यूचर में कितने पैसे देके जाएगी? 111। ये बात सही, लेकिन एक और ऑप्शन भी तो है कि बस को इस्तेमाल ना करे, बस को आज बेच दे, फिर वो 23 नहीं देगी, फिर वो 23 नहीं देगी। आज अगर आप बस को बेचे तो देन आई विल यूज अ ब्लू मार्कर, फिर वो मुझे 130 माइनस 14 कितना आ गया? 1। फिर वो बस मुझे कितने देगी? 116 देगी। फिर वो बस मुझे 116 देगी। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल ऑन 31 12 15 कितना? 160। Why I have not discounted 116 and why I have discounted the 55 and 23? हाँ, 55 और 23 फ्यूचर में आने हैं, इनको डिस्काउंट करके इधर लाना पड़ेगा। 55 और 23 को खींच के इधर लाना पड़ेगा, लेकिन 116 को खींच के लाने की जरूरत नहीं है। उस चीज को क्या खींचने की कोशिश करना जो पहले इधर से मौजूद हो, तो इसलिए दैट इज ऑलरेडी देयर। ओके जी भाई, अब आप क्या पसंद करेंगे? अब आप इसको पालना पसंद करेंगे या इस बस को बेचना पसंद करेंगे? पसंद आपकी, बेचना पसंद करेंगे। लेकिन बेचेंगे नहीं है, एक बात याद रख लें, ये जरूरी नहीं है बेचे भी, हो सकता है हम बस चलाते रहे। इंपेयरमेंट ऐसे कुछ लोग बच्चे ये समझते हैं कि अगर ये हायर आएगा तो हम ये कर देंगे अभी, और भाई अगर ये हो जाता तो फिर तो डिस्पोजल अकाउंट बन जाना था। बेचेंगे नहीं, चलाते रहेंगे 2 साल, वो हमारी मर्जी है चलाए ना चलाए। लेकिन हम जिस तरह एनआरवी नहीं होती, एनआरवी का क्या मतलब है? अब स्टॉक एनआरवी पे आ गया तो उसको बेच दे? नहीं 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 नहीं, बेचना मकसद नहीं है, बस बैलेंस शीट में एनआरवी पे शो कर दे। तो इट डजंट मीन कि अगर ये हायर आए तो बेच दे और अगर ये हायर आए तो चलाते रहे। वो डिसीजन हमारा अपने रखें या चलाएं। लेकिन स्टैंडर्ड कह रहा है खुदा के लिए 116 के ऊपर एसेट शो करो, 200 पे क्यों शो किया हुआ है? पागल हो गए हो तुम? 116 पे एसेट शो करो। नाउ थ्रू हाउ मेनी ऑप्शंस आई कैन गेट बेनिफिट? 2 ऑप्शंस, ईदर आई कीप इट और आई सेल इट, विच इज फिजिबल। आई मे नॉट गो फॉर इट बट आई हैव द ऑप्शन, तो मेरे पास ऑप्शन है। इसलिए भाई अकाउंटेंट्स इस नतीजे पे पहुंचे कि इनमें से दोनों को किसको उठाना है? हायर को। ये अकल कहती है कि रखना पसंद करें या बेचना पसंद करें। सो विच विल गो इन आउटर कॉलम? हायर। हायर वन इज 160। इनको और इनर कॉलम में कर दें। 111 जरा दूर हो जाए थोड़ा सा जी। विच विल गो इन आउटर कॉलम? 116। इज माई एसेट impaired or not? Yes, my asset is impaired.
अगर जी 84, वेट 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 बिल फर्ज इधर आता 201, तो फिर हायर क्या आता 201, फिर मैं माइनस करके लिखता, इस तरह लिख देता पेपर में, नो इम्पेयरमेंट लॉस, कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं। ₹1 फोर्सीन गेन है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फोर्सीन गेन्स को रिकॉर्ड करने से मना करता है। तो इफ देखिएगा, इफ रिकवरेबल अमाउंट इज, लिख लें, इफ रिकवरेबल अमाउंट इज, देखिए जरा, ग्रेटर आ रही है ना, इफ रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन, बोले, is greater than book value, then no impairment loss, no journal entry। पेपर में आपने कोई एंट्री नहीं करनी फिर इसकी। if recoverable amount is greater than, ग्रेटर का साइन लगाते होते हैं ना, if recoverable amount is greater than impairment loss, sorry वो माजरत बुक वैल्यू, then no impairment loss, no journal entry। और अगला रूल क्या बनेगा बताएं? If recoverable amount is less than, then impairment loss will be recorded। Then impairment loss will be recorded। नेगेटिव की सूरत में मैंने आपको बता दिया, इम्पेयरमेंट लॉस का रस नहीं लिखना, बस लिख देना नो इम्पेयरमेंट लॉस। जी 111, 116, व्हाट वुड यू लाइक? 116। भाई 200 वाली चीज से कितने फायदे उठाए जा सकते हैं? 2, या 200 वाली चीज को 111 में फायदा उठाया जा सकता है या 116 में, क्या पसंद करेंगे? 111 के फायदा उठाना, 116 का? 116 से ज्यादा फायदा नहीं उठाया जा सकता किसी भी सूरत में, इसलिए मैक्सिमम जो आप शो कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट में, वो किस पे शो कर सकते हैं? 116 पे। ओके, व्हाट इज दिस? इसको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव तो इम्पेयरमेंट लॉस 34। जी now tell me the journal entry of wait मैं नोट कर, tell me the journal entry of 500 on यकम जनवरी 13, 31/12/13 कितने से? 31/12/14, 31/12/15। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड एब्सेंट क्रेडिट 100, दैट्स व्हाई 200 उठाया। पहले डेप्रिशिएट करेंगे। अगर ईयर एंड पे आप इंपेयर कर रहे हैं, मिड ऑफ ईयर पे भी इंपेयरमेंट टेस्ट हो सकता है, अगर ईयर एंड पे आप इंपेयर कर रहे हैं तो डेप्रिशिएट करेंगे। ओके, अच्छा जी, क्लियर? ओके, आखिरी एंट्री बता दें। अब लिखें जनरल एंट्रीज फॉर 15 ओनली, 15 की जनरल एंट्रीज बता दें। चलिए शुरू से कर लें, 13 की करें, 14 की करें, 15 की करें, लेकिन टाइम ना लगाइएगा। 13 की एंट्री लिखें, यकम जनवरी 13, ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, जल्दी स्पीड। फिर 31/12/13 डेप्शन डेबिट DEP, बस लिखें जल्दी। डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, फिर 31/12/14 डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, ओके। 31/12/15 को 2 एंट्रीज होंगी।
डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, एंड इधर आ जाओ फोर्थ रो में, इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, अकोमोलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। 31, 12, 15। ओके, जी साल कौन कौन से हैं? चलिए, वैसे तरतीब तो ये नहीं होती, इसी तरतीब पे आपको बना देता हूं, खैर है। जी कॉस्ट बताएं। 500। 13 के साल की कम रिडक्शन 100, जवाब 400। प्रॉफिट लॉस जी, डेप्रिसिएशन। सो देखते रहे, एक मिनट, नो हरी। कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन विल कम ब्रॉड डाउन प्लस 100, इट विल कम टू 200, बुक वैल्यू 300। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 100, कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉड डाउन, 200 जमा 100 300। नो impairment loss will go in profit and loss amounting to 84. What is the entry? बोलो what impairment loss expense debit, accumulated impairment loss credit जी 116। जैसे एसेट रीवैल्यूड अमाउंट पे आ जाता था ना, एसेट रिकवरेबल अमाउंट पे आ गया। हमारा हक ही नहीं बैलेंस शीट में इसको 200 पे शो करने का। 200 वाली चीज को 111 या 116 में से हायर पे शो करेंगे। व्हाट इज दैट? 116। ओके, एंट्री बताएं। डेप्शन डेबिट, अकोमोडेशन ब्रॉड डाउन में आ गया 100 से डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन, फिर डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन, एंट्री बताएं 84 की। इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ओके, oh no, you are staring at question. I assume कि ये 2 साल एसेट यूज होता रहा, I assume कि 2 साल ये एसेट यूज होता रहा। नाउ 116/2 जैसे होता था ना, रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, 116/2 इज इक्वल टू 58। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation क्रेडिट। ये ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बन जाएगा। अगले साल इंपेयरमेंट नहीं हुई, फोकस करें। 300 में ग्रोथ आ गई 58 की, अगले साल और कोई कंपेटिटर नहीं आया, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आज तक का 84 ही है, 84 ही है जी। बोले 58। अच्छा, ये 116 डिवाइडेड बाय 2 58। अगले साल की डेप्रिसिएशन भी बोले 58। अब आप 358 में 58 जमा कर दें, कितना 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 460। ये डेप्रिसिएशन 500 क्यों नहीं है? ये डेप्रिसिएशन 500 क्यों नहीं है? 416 क्यों नहीं है?
इतनी डेप्रिसिएशन को इंपेयरमेंट ने पहले ही खा लिया था। किस नाम से? इंपेयरमेंट लॉस के नाम से। आम हालात में कॉस्ट भी 500 होती है, लाइफ के आखिरी दिन अकोमोडेशन भी 500 होती है, लेकिन इसमें 84 की डेप्रिसिएशन को इंपेयरमेंट लॉस ने खा लिया हुआ है। देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस इन दिस ईयर। सो व्हेनेवर एसेट इज impaired it will be divided on remaining life पे डिवाइड करके इसको डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज करेंगे। ये व्हाट इज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर? ओके, सो इट इज द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2016 एंड 2017। रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, जैसे होता था ऐसे ही रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। 116 को 2 साल, अब 58 को 1 साल पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी करते हैं 58 डिवाइड बाय 1, नहीं कोई जरूरत नहीं, बस 116 डिवाइड बाय 2, 58 क्लियर? समझ आई कोई? ठीक है, 116 को अब कितने सालों पे खत्म करना है? वेरी सिंपल, छोड़ें यार इसको छोड़ें, 16-17 की बैलेंस शीट को छोड़ें। 116 को कितने सालों में खत्म करना है? 2 सालों में। 58। परेशान पता क्यों हो रहे हैं? कम्युनिकेशन इधर आ रही है और भाई मैं क्या करूं, आ रही है। असल में एसेट तो क्रेडिट हो गया ना, एसेट को तो कट लग चुका है, लेकिन एसेट को कट हमने इसलिए नहीं लगाया था कि वो बुक वैल्यू पे नहीं है, कॉस्ट पे है। तो ये एसेट को कट लग चुका है 84 का, तो ये वही वाला कट है 84 का। ये कोई नया बैलेंस है या पिछले साल का कैरी डाउन ब्रॉट डाउन बना है? ये कोई नई इंपेयरमेंट है या पुरानी इंपेयरमेंट है? अब आप पूछें जी इसमें 100 भी पड़ा है, 100 भी पड़ा है, तो ये 200 में इस साल की डेप्रिसिएशन भी है, पिछले की भी है, तो ये 84 वो पुराना वाला 84 ही है। ये कैरी डाउन क्या बन गया? ब्रॉट डाउन। तो इंपेयर होने के बाद एसेट डिवाइड होगा रिमेनिंग लाइफ पे। क्लियर? हाँ, वो अकोमोडेटेड इंपेयरमेंट की ही रो है, मैं थोड़ी लिखना भूल गया। अकोमोडेटेड इंपेयरमेंट लॉस। कितने लोग इस कमी को महसूस कर रहे थे? ये सवाल में विटामिन की कमी थी, ये पूरी हो गई है। अब अगर आप 100 डेप्रिशिएट करते रहते, बताएं, देखें इधर, अगर आप 100 डेप्रिशिएट करते, इधर देखें, अगर आप 100 डेप्रिशिएट करते तो क्या होता? इधर 400 आ जाता, इधर 500 माइनस 500 माइनस 84, एसेट नेगेटिव 84। ये एसेट है या डी एसेट है? एसेट ही होता है ना, एसेट ही होता है, और तो कुछ नहीं होता। समझ आई बात? आप समझ आई? अगर आप 100 इधर लिख देते तो फिर 500 माइनस 84, पता नहीं वो क्या बनता, वो सब समझा भी ना पाता मैं आपको, पता नहीं क्या चीज होती। सो लिखें, whenever impairment test is performed, then onwards amortization is calculated on remaining। पीछे हो देख रहे हैं, देखता हूँ आपको। Based on remaining life, whenever impairment test is performed, then onwards depreciation is calculated on remaining life।
Then onward depreciation is calculated on remaining life. ओके, सवाल लिखें अगला। चलिए छोड़े, काफी हो गया, ये कल करेंगे अगला सवाल जी। सफा पांडे, भाई 4th रो में आ जाओ। ओके, पेजेस आगे ले आओ, सेकंड रो में दे दो जी। और किसी रो में पेज ना मिला हो? जी हैंड रिटन पेज निकाल लें। IAS 38 हैंड रिटन पेज नंबर 1 जो आज बांटा गया है, इसमें देखें पॉइंट ए एक्वायर्ड इंटेंजिबल का क्या मतलब है? एक्वायर्ड इंटेंजिबल का क्या मतलब है? खरीदा है। सेपरेट एक्विजिशन यानी सेपरेटली खरीदा है जाके आपने बाजार से, इसको सेपरेट एक्विजिशन भी कहते हैं। 1 2 3 पहला इंटेंजिबल, दूसरा तीसरा खरीदते गए। ऑल आर इंटेंजिबल्स। जो भी बाजार से खरीद लिया वो इंटेंजिबल ही होता है, ये कल पढ़ा था। जो भी बाजार से खरीद लिया वो इंटेंजिबल ही होता है। इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट यूजिंग रूल्स जस्ट लाइक IAS 16। अच्छा, दूसरा बी राइट साइड पे आ जाए सफे के। इंटरनली जनरेटेड, कौन से इंटेंजिबल्स? इंटरनली जनरेटेड। कौन से इंटेंजिबल्स? इंटरनली जनरेटेड के अंदर कल हमने 5 पढ़े थे। नंबर 1 गुडविल, मेथड अखबारों का, पब्लिशिंग टाइटल, ब्रांड और कस्टमर लिस्ट। बॉक्स IAS 38 प्रोहिबिट टू बी रिकॉर्डेड एज एन बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। ये हम खुद बनाते हैं इसलिए इनको इंटेंजिबल नहीं कह सकते। ये सेट 1 हो गया। सेट 2 इंटरनली जनरेटेड ही है। सेट 2 इंटरनली जनरेटेड ही है। ऊपर देखें ना, बी से मिल रहे हैं, ऊपर देखें बी से मिल रहे हैं, इंटरनली जनरेटेड ही है लेकिन शोन इन बैलेंस शीट। इसकी स्टैंडर्ड ने कोई मिसाल नहीं दी, मैं अपनी तरफ से मिसालें दे रहा हूं। सॉफ्टवेयर, फॉर्मूला, बला 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 बला।
अच्छा, ये वाले जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स होते हैं इनको अब नीचे रहे, इनको डेवलप किया जाता है कितनी फेजेस में? 2 फेजेस में, डेवलप्ड इन 2 फेजेस। नंबर 1 कौन सी फेज कल पड़ी थी और नंबर 2 कौन सी फेज पड़ी थी? डेवलपमेंट फेज। इनकी कॉस्ट कैसे निकलती है? ईंट, बजरी, सीमेंट, लेबर, रेत, पाइपें, ओवरहेड? नो, ये इंटेंजिबल है। इनकी कॉस्ट कैसे निकलती है? मटेरियल, साइंसदानों को आपने कहा फॉर्मूला बनाए, उन्होंने कहा मटेरियल दें, मटेरियल एंड सर्विसेज यूज्ड। तो साइंसदान फॉर्मूला बनाने बैठे, उन्होंने मटेरियल मांगा, उन्होंने सर्विसेज ली। सैलरीज ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल से मुराद वही साइंसदान वगैरह, सैलरीज ऑफ पर्सोनल। यहां IAS 16 के रूल भी लगेंगे और ये एडिशनल बातें भी याद रखनी है कि चीजें खरीदी जाएंगी, अब थोड़ी थोड़ी करके खरीदी जाएंगी। मटेरियल खरीदा जाएगा, सर्विसेज ली जाएंगी, सैलरीज ऑफ पर्सोनल ली जाएंगी, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऑफ अदर एसेट्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट। ये आपको मैं समझाऊंगा एक दिन। किसी और एसेट को आपने अगर इस प्रोजेक्ट में यूज किया, उसकी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, इसको हम पढ़ेंगे। तो बताएं कितनी चीजें ऐड होंगी? मटेरियल, सर्विसेज, पर्सोनल यानी साइंसदानों वगैरह की तनख्वाह, और किसी और एसेट को अगर आपने इस प्रोजेक्ट में यूज किया तो उसकी कॉस्ट नहीं, उसकी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। अच्छा जी, डेवलपमेंट कितनी फेजेस में होती है? 2। पहली का नाम रिसर्च, दूसरी का यानी प्रोजेक्ट पूरा कैसे होता है? 2 फेजेस में, रिसर्च और डेवलपमेंट। अब राइट साइड पे जो एरो लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फेजेस, वो कल आपको पढ़ा दी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फेजेस कल आपको पढ़ा दी है। इधर व्हाइट बोर्ड पे एक दफा दोबारा बना लेते हैं। अच्छा जी, रिसर्च फेज तो रिसर्च फेज है, इसका तो कुछ नहीं करना, एक्सपेंस में डालने। डेवलपमेंट फेज अगर 6 क्राइटेरिया पूरा कर रही है तो फिर इसको कैपिटलाइज। अगर 6 क्राइटेरिया जब तक पूरा नहीं कर रही, जब 6 क्राइटेरिया पूरा करने लग जाए कैपिटलाइज। ओके, ये एक प्रोजेक्ट हम लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस दिन फर्ज करें, अब आपने हैंड रिटन सफे की तरफ नहीं देखना, फिर माइंड नहीं चलता, ये ब्लैंक माइंड के साथ चलना ज्यादा आसान होता है। इस दिन आपने शुरू की जनवरी में कौन सी फेज? ये किन इंटेंजिबल्स की बात हो रही है? परचेज के इंटरनली जनरेटेड की। इंटरनली जनरेटेड में 5 का सेट या 5 के अलावा वाले? हाँ, ये पता होना चाहिए आपको। ये परचेज की बात नहीं हो रही, ये किन की बात हो रही है? इंटरनली जनरेटेड की। परचेज के लिए इतनी रिसर्च नहीं होती, इंटरनली जनरेटेड के लिए होती है। ओके, इस दिन आपने डेवलपमेंट शुरू कर दी। डेवलपमेंट आपने नहीं नीचे देखना, मैं इसलिए देख रहा हूं कि अल्फाज सेम रहे। इस दिन आपने डेवलपमेंट फेज स्टार्ट कर दी, डेवलप करना शुरू कर दिया। ओके, वक्त गुजरा, इस दिन 6 क्राइटेरिया इन पैरा 57 आर मेट। वो पैरा आज हम पढ़ेंगे। 6 क्राइटेरिया इन पैरा 57 आर मेट। 6 क्राइटेरिया पूरे हो गए, यानी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल इज मेट। इंटेंजिबल के मीट होने का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो गया, इन इंटेंजिबल को अब रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहां कहीं जाके सितंबर में डेवलपमेंट फेज
इज कंप्लीट। डेवलपमेंट फेज क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। या डेवलपमेंट is handed over to production department। डेवलपमेंट आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी। ओके मेरे भाई, ये जो है ये सारी बुरी वाली डेवलपमेंट है। ये कौन सी वाली डेवलपमेंट है? बुरी वाली डेवलपमेंट। और ये कौन सी वाली डेवलपमेंट है? ये सारी अच्छी वाली डेवलपमेंट है। मार्च अप्रैल मई में कौन सी वाली डेवलपमेंट चली? बुरी वाली। जून जुलाई अगस्त सितंबर में कौन सी वाली डेवलपमेंट चली? अच्छी वाली। सितंबर के एंड में साइंसदान आखिरी जब एंटर हुआ तो उसको शाम 5 बजे आखिरी तनख्वाह देके कहा आज के बाद यहां ना आना। आखिरी मजदूर को घर से निकाल दिया जाता है। जिस दिन घर बन जाता है, हो सकता है अगले दिन मालिक को भी अल्लाह की तरफ से निकाल के घर भेज दिया जाए, चल तू भी कब्र से जा। ये की कहते दुनिया। अच्छा, तो आखिरी मजदूर को कई घर हमने ऐसे देखे, अभी घर बन रहे थे तो मालिक चला गया, घर बना, बच्चे बंद से मजे कर रहे हैं। ओके, तो 30 सितंबर को आखिरी साइंसदान को तनख्वाह देके भेज दिया जाएगा। अब ये अल्फाज क्यों जरूरी है? ताकि आपको पता चले हम किस स्टेज से किस स्टेज की तरफ स्विच कर गए हैं। तो पेपर में जो अल्फाज लिखे हुए हैं पास पेपर में, वो सारे सफे पे इकट्ठे कर दिए गए हैं। इसके लिए क्या लफ्ज यूज होता है? रिसर्च फेज स्टार्टेड। इसके लिए क्या लफ्ज यूज होता है? डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड। 6 क्राइटेरिया डेवलपमेंट फेज का क्या हो गया? पूरा हो गया। यानी आज से रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल इज मेट। आज से जितनी ईंटें बजरी सीमेंट आएंगी उनको बिल्डिंग में लगाते रहेंगे, कैपिटलाइज होती रहेंगी। चोरी होती नहीं ईंटें, चोरी होती नहीं, चोरी होती नहीं। आज से जितनी ईंट बजरी सीमेंट आएगी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इंटेंजिबल में। आज से जितनी मजदूरों को पैसे देंगे, साइंसदानों को पैसे देंगे, डेट कैन बी रिकॉर्डेड इन इंटेंजिबल। उसको इंटेंजिबल में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ओके, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल इज पूरा। यानी आज से इंटेंजिबल में मटेरियल, सर्विसेज और साइंसदानों की तनख्वाह रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। जब डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई, कभी कभी ये लिखा होता है, कभी कभी लिखा होता है डेवलपमेंट इज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कभी कभी ये लिखा होता है डेवलपमेंट इज मुकम्मल, कभी कभी ये नहीं लिखा होता, कभी लिखा होता है डेवलपमेंट इज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका क्या मतलब है? इंटेंजिबल मुकम्मल हो गया, बिल्डिंग बन गई है ना। बिल्डिंग के लिए मटेरियल ढूंढते रहे, मटेरियल लाते रहे, चोरी होता रहा, मटेरियल लाते रहे, लगता रहा, मटेरियल लगना बंद हो गया। इस दिन के बाद साइंसदानों को तनख्वाह देना बंद कर देंगे। इसके नाम बताएं। अब जैसे ही 30 सितंबर को साइंसदान हमें फॉर्मूला देके जाएंगे, हम वो फॉर्मूला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देके साइंसदानों को कहेंगे आप निकल जाएं हमारे दफ्तर से, बस आपका कोई काम नहीं हमारे से। तो डेवलपमेंट इज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डेवलपमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी। या कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड। 30 सितंबर की रात को जब हमें साइंसदानों ने फॉर्मूला फाइनल तैयार करके दे दिया, तो 1 अक्टूबर से हमने अपनी फैक्ट्री को वो दिया, फैक्ट्री ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दी। कमर्शियल प्रोडक्शन मींस ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दी अब बाजार में बिकेंगी। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड। या प्रोजेक्ट इज
लॉन्च्ड, प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है, यानी वो जो इंटेंजिबल से काम करना था वो काम शुरू हो गया है, प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड। और प्रोजेक्ट बिकेम ऑपरेशनल, या प्रोजेक्ट क्या हो गया है, ऑपरेशनल। लॉन्च्ड का भी यही मतलब है और ऑपरेशनल का भी यही मतलब है कि प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया या प्रोजेक्ट क्या हो गया, ऑपरेशनल हो गया। अब ये अल्फाज आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, लेकिन रट्टा नहीं मारने, इनकी वजह भी समझनी है, उन पे ज्यादा फोकस करें। डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई जी भाई, साइंसदानों को तनख्वाह दे रहे होंगे या देना बंद कर दी, देना बंद कर दी, उनसे रिसर्च करानी थी और डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई। डेवलपमेंट मुकम्मल होकर उन्होंने फार्मूला दे दिया कि भाई आप ऐसा करें, अगर आपने करेला कोला बनानी है तो एक बोतल में 2 करेले डालें, 1 चम्मच जो है वो चीनी डालें, थोड़ा सा काला नमक डालें और आधी चमची शहद डालें। ये करके वो पूरी की पूरी जड़ी बूटी बना के जो है वो हमें दे के चले गए। भाई ये तरीका है। अब ये जो फाइनल फॉर्मूला उन्होंने बना के दिया, उस फॉर्मूले के बनाने के बाद हम क्या लफ्ज बोलेंगे, डेवलपमेंट फेजेस, या डेवलपमेंट इज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या कमर्शियल प्रोडक्शन इज स्टार्टेड, या जब प्रोजेक्ट ऑफ फॉर्मूला इज लॉन्च्ड और प्रोजेक्ट बिकेम ऑपरेशनल। ओके, डेवलपमेंट होते 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 एक दिन ये आता है कि 6 क्राइटेरिया क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। जिस दिन 6 क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं उस दिन का नाम है आज के बाद इंटेंजिबल में कॉस्ट को रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, यानी आज के बाद इंटेंजिबल में कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दो। अच्छा भाई, इतना अरसा साइंसदानों की तनख्वाह को कहां डाल लें, इतना अरसा साइंसदानों की तनख्वाह को कहां डाल लें, एक्सपेंस में। यहां से लेके यहां तक साइंसदानों की तनख्वाह को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। इस दिन साइंसदानों को तनख्वाह देनी बंद कर देनी है। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल इज मेट। ओके, यहां पर कभी कभी आई कैप लफ्ज चूज करता है, डायरेक्टर became confident that project is successful। डायरेक्टर कॉन्फिडेंट हो गए कि प्रोजेक्ट क्या है, अभी सक्सेसफुल होगा, अभी सक्सेसफुल होगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ। डायरेक्टर्स बिकेम कॉन्फिडेंट के प्रोजेक्ट क्या हो गया है, सक्सेसफुल, यानी 6 क्राइटेरिया मीट कर गया। ये मतलब आपने लिया करना है इसका। ये नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हो ना डायरेक्टर्स लॉन्च द प्रोजेक्ट, डायरेक्टर्स स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट बिकेम ऑपरेशनल, फिर आपने ये लिखना है। अगर लिखे डायरेक्टर्स को सक्सेसफुल हो गया, बस ठीक है, काम सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब है काम सक्सेसफुली शुरू हो गया है, प्रोजेक्ट का काम सक्सेसफुली शुरू हो गया है। जब तक यहां लॉन्च का या ऑपरेशनल का लफ्ज ना आ रहा हो या प्रोडक्शन स्टार्ट होने का लफ्ज ना आ रहा हो, इसका मतलब है अभी काम हो रहा है। लेकिन डायरेक्टर्स को ये उम्मीद लगी है कि ये तजर्बा हमारा क्या होगा, कामयाब होगा। डायरेक्टर्स बिकेम कॉन्फिडेंट दैट प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, बल्कि विल भी होना चाहिए था, एक जगह आईकेप ने इस भी लिखा हुआ है, विल भी ज्यादा अच्छा लफ्ज है। डायरेक्टर दैट प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल। ओके, प्रोजेक्ट इज कंफर्म्ड एज फिजिबल, प्रोजेक्ट इज बोले कंफर्म्ड एज फिजिबल। कहीं से आपको ये तो नहीं लग रहा कि इससे भी ये लग रहा है कि प्रोडक्शन शुरू हो गई है, नहीं, इससे ये नहीं लगा प्रोडक्शन शुरू हो गया, इससे ये नहीं लगा फैक्ट्री में बोतलें बनना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये है प्रोजेक्ट इज कंफर्म्ड एज, कंफर्म हो गया कि प्रोजेक्ट अब फिजिबल होगा। और आखिरी चीज देखें, या कमर्शियली प्रोजेक्ट इज कंफर्म्ड एज फिजिबल या प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल। समटाइम्स मे से दैट 1 of 6 क्राइटेरिया इज मैट। कई दफा 6 क्राइटेरिया का जिक्र नहीं करता, कहते हैं 6 में से 1 पूरा हो गया, इसका मतलब है 5 पहले ही पूरे थे। अब आपके ज़हन में आ रहा है व्हाट इज 6, वो देख लेते हैं अभी। ओके, उन अल्फाज के अंदर जो
आपको फीलिंग आ रही है वो क्या है? उन अल्फाज के अंदर आपको 2-3 फीलिंग्स आ रही हैं। प्रोडक्शन शुरू हो गई है, प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो गया है, ठीक है। और इन अल्फाज के अंदर आपको क्या फीलिंग नजर आ रही है? इन अल्फाज के अंदर आपको क्या फीलिंग नजर आ रही है? 6 क्राइटेरिया पूरे हो गए हैं। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल इज आज से कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दो। डायरेक्टर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि प्रोजेक्ट कामयाब होगा। क्या कामयाब होने के बाद प्रोडक्शन भी शुरू होगी? नहीं 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 नहीं, अभी शुरू नहीं हुई। प्रोजेक्ट इज कंफर्म्ड एज फिजिबल। अच्छा, ये सारे अल्फाज तो अपनी जगह एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है सवाल में। सवाल में वो दिन बताया होता है जिस दिन खर्चा होना बंद हो गया है, वो ये वाला दिन होता है, वो ये वाला दिन होता है। और सवाल में इससे पहले क्या जो भी दिन बता के अच्छा सा फिक्रा लिख दे, ये असल बात है, जो असल बात है हमेशा के लिए कर रहा हूं आपके लिए। सवाल में वाज़े तौर पे पता चल जाता है किस दिन खर्चा होना बंद हो गया है। उस दिन से ऑनवर्ड्स आपने अमोर्टाइज करना है एसेट को, क्योंकि साइंसदान तो जा चुके। और सवाल में इससे पहले की किसी भी डेट के साथ कोई भी अंग्रेजी लिख दे तो उसका मतलब होगा कौन सी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई है? अच्छी वाली। सारे अल्फाज अगर आपको पेपर में भूल भी जाएं तो 2 बातें याद रख लें। पहली बात, वाज़े तौर पे सवाल में क्या पता चल जाएगा? खर्चा होना, यानी इसके बाद आप क्या करना है? आपने एसेट को अमोर्टाइज। और इससे पहले कि किसी भी तारीख के साथ कोई भी अच्छा फिक्रा लिख दे तो इसका क्या मतलब होगा? कौन सी वाली डेवलपमेंट शुरू होगी? अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू होगी। क्लियर? दोबारा बोलें आखिरी दफा, ये बात दबानी। सवाल में वाज़े तौर पे क्या पता चल जाएगा? किस दिन खर्चा होना बंद हो गया। वाज़े तौर पे ये पता चल जाएगा करेगा किस दिन खर्चा होना बंद हो गया, टिल फला डेट खर्चा बंद होना बंद हो गया। उस दिन के बाद आपने एसेट को क्या करना शुरू कर देना? अमोर्टाइज। और सवाल में इससे पीछे की एक डेट दी होगी, उससे जो पीछे की एक डेट दी होगी उसके साथ क्या लिखा होगा? इस दिन कोई भी अच्छा सा लफ्ज़ लिख के उसने लिखा होगा ये काम शुरू हो गया है। तो उससे क्या मुराद होगा? आज के बाद जो भी तनख्वाह दे रहे हैं उसको क्या करना है, और आज से पहले जो भी दे रहे हैं उसको क्या करना है? एक्सपेंस आउट। ओके, चलें ये किताब खोलें। जब तक प्रोडक्शन का लफ्ज, लॉन्च का लफ्ज और प्रोडक्शन का, लॉन्च का, ऑपरेशन का लफ्ज ना आ जाए, इसका मतलब है अभी काम चल रहा है या खत्म हो गया है? चल रहा है। पेज नंबर 185। पैरा 57 याद नहीं करना, घर जाके स्टैंडर्ड खोलना है। स्टैंडर्ड खोल के आपने पैरा 57 हाईलाइट कर लेना है। और साथ साथ कितने लोग कर रहे हैं? हाथ खड़ा कर दें। कल वाले पैरास भी किए, गुड, 2 लोगों ने शुरू कर दिया। पेज 185 पैरा 57 नियत की हुई, साथ वाले ने स्टैंडर्ड नहीं लेना। डेवलपमेंट फिर आखिरी दिनों में परेशान हो रहा होगा, दाएं वाले से पूछिएगा कौन से पैरा से क्या टिक करना था, स्टैंडर्ड में कहाँ कहाँ खोला होता है वो पैरा, किस सफ़े पे मिलता है, कैसे खोलते हैं वो किताब। डेवलपमेंट फेज कितने लोग आज ले लेंगे जाके स्टैंडर्ड? आज आए कि अब जाके स्टैंडर्ड ले लेंगे। ओके, 2 लोग। क्या चीज? स्टैंडर्ड पेपर में लेके जाएंगे। डेवलपमेंट फेज 57 पैरा। एन इंटेंजिबल एसेट arising from development shall be recognized an intangible asset arising from development shall be recognized if and only if an entity can demonstrate all the following. देखें, intangible shall be recognized if entity can demonstrate all of the following. ऑल 6 के 6 पूरे होने जरूरी हैं। A, B, C, D, E, F।
A, technical feasibility of completing the intangible so that it will be available for use or available for sale. Okay. Technical feasibility of completing the intangible asset so that it is available for use or available for sale. भाई यूज कौन सा इंटेंजिबल होता है? फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया। और सेल कौन सा इंटेंजिबल होता है? सेल एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मूला बना के भी बेच सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर बना के भी बेच सकती है। सेल भी कर सकते हैं इंटेंजिबल, यूज भी कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, टेक्निकल फिजिबिलिटी सबसे पहली शर्त है जी, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, इट्स से मुराद ओनर यानी एंटिटी, ओनर इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद फिर उसकी मर्जी है इसको खुद यूज कर दे या बेच दे। वहां ना देखें, वहां से कोई चीजें लिंक नहीं हो रही। छे का जो लफ्ज है ना, वो छे इधर बता रहा हूं आपको, वहां से कुछ ना देखें। इट्स यानी ओनर्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल। बी में इंटेंशन है, सी में एबिलिटी है। डी, हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट। इंटेंजिबल कैसे वैसे बेनिफिट देता है? अमंग अदर थिंग्स द एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट। कोई मार्केट है जहां वो बिक जाए, या उसकी फॉर द आउटपुट, या बोतलें बिकें उसकी। और इंटेंजिबल एसेट इटसेल्फ, या हो सकता है उसकी बनी हुई बोतलें ना बिकें, इंटेंजिबल की आउटपुट ना बिके, इंटेंजिबल ही बिकने को तैयार हो जाए, पूरा फॉर्मूला ही आप किसी को बेच सकें। और इंटेंजिबल इटसेल्फ, और इफ इट इज टू बी यूज्ड इंटरनली, लेकिन अगर बेचना नहीं है और खुद यूज करना है आपने, द यूजफुलनेस ऑफ इंटेंजिबल, तो फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इस्तेमाल होगा ये बताओ आप। मिसाल के तौर पे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी वजह से आपने 2 मजदूरों को या 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया है। अब ये कैसे इस्तेमाल होगा? इसकी वजह से हमारी कॉस्ट सेविंग होगी। ई, द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेस। ऊपर लिखा हुआ था टेक्निकल फिजिबिलिटी, नीचे लिखा हुआ है टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कल मैंने बात की थी कि ओनर के पास पैसे हैं प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए। एफ, इट्स एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल। एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा है, अंडरलाइन करके। मटेरियल का खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर में सर्विसेज का खर्चा आएगा, साइंसदानों की पर्सोनल की तनख्वाहें आएंगी। इट्स एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। ओके, अब गौर से देखते रहने। मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन वाले, उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाकर यह हुक्म दिया कि करेला कोला का फॉर्मूला बनाएं। अब जब उन्होंने बुला के यह हुक्म दिया तो हुक्म देने के बाद साल का एंड आ गया और साइंसदानों ने 2-3 महीने काम कर लिया। वो रिसर्च नहीं थी, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट थी। अब वो डेवलपमेंट जब एंड नहीं हुई और साल का एंड आ गया तो 31 दिसंबर की रात को खड़े होकर अकाउंटेंट सबसे पहले गया साइंटिस्ट्स के पास, क्योंकि अकाउंटेंट ने ना हर साइंसदान को लाख लाख रुपया, 3 लाख रुपया तनख्वाह दी है 3 महीने की। अब अकाउंटेंट को समझ नहीं आ रहा उस 3 लाख की एंट्री एक्सपेंस डेबिट करे या एसेट डेबिट करे। तो 31 दिसंबर की रात को अकाउंटेंट साइंसदानों के पास गया और साइंसदानों के कान में पूछा, भाई ये टेक्निकली फिजिबल है, क्या आप इसको मुकम्मल भी कर लोगे? उन्होंने कहा हाँ, हमें पता है ये टेक्निकली फिजिबल है, टेक्निकल चीजें हमसे पूछा करो, ये फिजिबल है, हम कर लेंगे, हमारे लिए आसान है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। हम अभी यूरोप के अंदर बैंगन कोला का फॉर्मूला बना के आए हैं। पॉइंट बी, अब ये जाएगा क्या कहते हैं मलिक रियाज के पास और मलिक रियाज भाई से पूछेगा, भाई आपकी नीयत है
सर आपकी नीयत है कि आपने इसे पूरा भी करना है प्रोजेक्ट को? जी 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 जी, इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल, ये मेरी नीयत है, मैं इसे पूरा भी करूंगा। फिर अकाउंटेंट जाएगा और जाके पूछेगा इट्स एबिलिटी टू यूज, क्या आप इस काबिल हैं कि इसको यूज कर सके, सेल कर सके? हाँ मैं इसको सेल करूंगा, मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगा, फैक्ट्री में बना के बोतलें बनाऊंगा, तो इस तरह मैं एबल हो जाऊंगा इसको सेल करने का। नेक्स्ट डी, अच्छा सर मुझे बताएं इनटेंजिबल कैसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? कहते हैं 29 दिसंबर की, मलिक रियाज कहते हैं आपने मेरी 29 दिसंबर की पोस्ट नहीं देखी? 29 दिसंबर की पोस्ट में मैंने सर्वे किया मार्केट में, और मार्केट में सर्वे करके नीचे कमेंट्स देखो लोगों के, उस कमेंट्स के अंदर हर एक ने लिखा हुआ है कि मैं एक दफा तो जरूर ट्राई करूंगा, मैं एक दफा तो जरूर पी के ट्राई करूंगा, यू विल ऑल्सो, तो मैं एक दफा तो जरूर पी के ट्राई करूंगा कि व्हाट इज दिस। तो इसलिए अमंग अदर थिंग्स एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट, तो मार्केट सर्वे करके आप ये पता चले मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी। पॉइंट ई, फिर आप मलिक रियाज के पास दोबारा जाएं, भाई आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इतने पैसे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को चला सके? तो उसने कहा हा हा हा, जाओ परेशान ना हो। ओके, पॉइंट एफ, पॉइंट एफ में, पॉइंट एफ अकाउंटेंट के ऊपर बर्डन है, पॉइंट एफ किसी के ऊपर नहीं है। अकाउंटेंट ने खुद सोचा कि साइंसदानों की तनख्वाहों के बिलों के सबूत वगैरह सारे मेरे पास फाइलों में लगे हुए हैं। जी लगे हुए हैं बिल्कुल। इट्स एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रिलायबली मेजर हो सकता है अगर ये 6 की 6 शराइत पूरी हो रही हैं, क्योंकि 5वीं के बाद एंड नहीं लिखा हुआ और फॉलोइंग तो लिखा हुआ है ना, ठीक है, मैं ढूंढा था शायद 5वीं का एंड होता। अच्छा, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर 6 की 6 पूरी हो रही है एक वक्त के अंदर, तो फिर आप इस डेवलपमेंट को कौन सी वाली डेवलपमेंट कहते हैं? अच्छी वाली। लेकिन आईकेप ये लिखता ही नहीं कि 6 क्राइटेरिया आर मेट, 6 क्राइटेरिया आर मेट की बजाय आईकेप ने ये वाले अल्फाज आजकल चुने हुए हैं, ये वाले अल्फाज लिखता है, जहां से पता चलता है कि 6 क्राइटेरिया क्या हो गए हैं? पूरे हो गए हैं। आज के बाद एसेट को कैपिटलाइज किया जा सकता है, आज के बाद डायरेक्टर को लग रहा है काम सक्सेसफुल जा रहा है, सक्सेसफुल जाना शुरू हो गया, आज के बाद डायरेक्टर्स कंफर्म है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल होगा। कई दफा 6 के 6 नहीं बताता, 6 में से 1 भी बता देता है, 1 पूरा हो गया। 1 पूरा हो गया का मतलब है आपने ज्यूम करना है 5 पहले से ही पूरे थे। ओके जी, अक्टूबर नवंबर के अंदर 6 में से 1 पूरा नहीं था, बी ज्यूम कर रहा हूं ऐसे। इस सवाल का डेटा नहीं ले रहा, इस सवाल का डेटा नहीं ले रहा, अपने से बोल रहा हूं, वो मलिक रियाज पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में साइंसदानों को बैठाया, अक्टूबर नवंबर के अंदर 6 में से 1 पूरा नहीं था, बी इंटेंशन टू कंप्लीट। आपने मलिक रियाज से पूछा हाँ भाई प्रोग्राम है पूरा करने का, कहता है अक्टूबर नवंबर में उसका ये आइडिया था, अक्टूबर नवंबर में कहता है नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा प्रोग्राम कोई नहीं है पूरा करने का। जी आपने साइंसदानों को क्यों उठाया हुआ है? कहते हैं मेरे पास ऐसे ही पैसे थे, मैंने कहा फजूल खर्ची क्या करनी, लगे रहेंगे, लगे रहो, पैसे दे देता हूँ इनको, तनख्वाह मांगने आते हैं महीने के एंड वो दे देता हूँ इनको, बस लगे रहो। वो कह रहे हैं हमने डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, मेरा कोई इरादा नहीं है इसको फाइनल करने का। 1 दिसंबर को मलिक रियाज की बेगम ने मलिक रियाज को कहा कि अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है तो कोई यहाँ करें, इसको पूरा कर लें, क्या फर्क पड़ता है, उसको तनख्वाहें भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये वो कर करके बेगम ने बना लिया उसको कि 1 दिसंबर की सुबह उसकी इंटेंशन भी हो गई। अब अकाउंटेंट ने 1 दिसंबर को जाके पूछा हाँ भी क्या इरादा है, उन्होंने कहा जी मेरा पूरा इरादा है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। 5 तो पहले ही पूरे थे, 6 की कमी थी। अब अक्टूबर नवंबर की तनख्वाह को अकाउंटेंट डालेगा एक्सपेंस में, और दिसंबर की तनख्वाह को कहां डालेगा? कैपिटलाइज करेगा। और स्टैंडर्ड में एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि जिस चीज को आपने एक दफा एक्सपेंस में डाल दिया है उसको फिर कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जहनों में यह सवाल आना था कि 31 दिसंबर से पहले पहले पता चल गया है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर जो है, दिसंबर में 1 दिसंबर को पता चल गया, ना 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 ना, डेली का स्टेटस मालूम होगा, ईयर एंड पे स्टेटस नहीं देखा जाता, डेली का स्टेटस। जिस दिन 6ठा क्राइटेरिया पूरा शुरू होना, आप ये भी तो कह सकते हैं घर जाके आप सोचें कि यार ये तो जून में पता चल गया था कि अच्छी वाली डेवलपमेंट है, तो अब ये बुरी वाली भी तो बुरी वाली नहीं रही, इसमें भी तो इन्होंने कुछ काम ही किया होगा। ना 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 ना, स्टैंडर्ड में एक लाइन लिखी हुई है, लाइन में आपको पढ़ाता हूं, किताब में लिखी हुई है, आप आए अगले सफे पे। ये लाइन कहां पढ़ी है? मैंने सुबह सुबह ही पढ़ी है, पेज 188।
चलिए वो लाइन आप खुद लिखें, इसी सफ़े पे लिख लें, मिल नहीं रही अभी, ये लाइन इसी सफ़े पे लिख लें। An amount which is expensed out in respect of research and development, an amount which is expensed out in respect of research and development cannot be reinstated to be capitalized. Reinstated मतलब होता है दोबारा, यानी reinstated to be, cannot be reinstated to be capitalized. एक अमाउंट जिसको आपने एक्सपेंस में डाल दिया है उसको रीइंस्टेट करके दोबारा कैपिटलाइज कर सकते हैं? नो, इसकी इजाजत नहीं है। तो अगर रिसर्च थी हमेशा एक्सपेंस में जाएगी, डेवलपमेंट जब तक बुरी वाली है तब तक एक्सपेंस में जाएगी, जब अच्छी वाली बन गई तो पिछली वाली भी कैपिटलाइज होगी या सिर्फ ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज होगी? ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज होगी। ये फिक्रा जरा पढ़ लें। एक दफा जब खर्चा एक्सपेंस में चला गया तो दोबारा रीइंस्टेट करके कैपिटलाइज करने की इजाजत नहीं है। ओके, अब आप आए भाई पेज 184 पर, और पढ़ लें रिसर्च फेज क्या होती है। पैरा 54 स्टैंडर्ड का रिसर्च फेज, जनवरी फरवरी। नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च शेल बी, बोले बोले बोले, पैरा 184 पेज 184 पैरा 54। नो इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च शेल बी रिकॉग्नाइज्ड। Expenditure on research shall be recognized as an expense when it is। अच्छा, ये पैरा याद करेंगे 54, क्योंकि अभी थ्योरी के सवाल हमने करने शुरू करने हैं। इस टॉपिक में थ्योरी के सवाल भी आते हैं। ये पैरा याद करेंगे या स्टैंडर्ड खोल के जाके हाईलाइट कर लेंगे? हाँ, एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं। फिर जब थ्योरी का सवाल आएगा तो थ्योरी के सवाल में आपने ये पैरा रिप्रोड्यूस कर देना है। कम से कम इतनी बात जरूर याद कर लें, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शेल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड या रिकॉग्नाइज्ड। ओके, एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च आर, एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च आर, और अगले सफे पे पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की मिसालें क्या है, रिसर्च की मिसालें क्या है। ये अभी मैं कल एमसीक्यूज देख रहा था तो उसमें उसने ABCDEF दिए हुए थे, 5-6 दिए हुए थे, और उनमें से बताया हुआ था बताओ रिसर्च क्या है। तो ये आप याद तो कर नहीं सकते, घर में जाके ऑब्वियसली स्टैंडर्ड खोल के आपने हाईलाइट कर लेना है, ताकि अगर इनमें से एमसीक्यू आए तो एकदम आप पैरा 56 खोलें। वो यूज टू होगा जिसने घर में स्टैंडर्ड बार बार खोले होंगे। पैरा 56 खोलें और खोल के उसमें से देख लें। एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज आर, नंबर 1, 1-2 और बात की तो आपने चले ही जाना है आज स्टैंडर्ड लेने। एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज आर activities aimed at obtaining new knowledge, search for, अच्छा ये ना कुछ समझने भी नहीं है, कोई याद भी नहीं करने, याद भी नहीं रखने, स्टैंडर्ड खोल के देख लेना है। आपको मेजर फर्क नजर आएगा पैरा 56 और 59 में। जैसे ही मैं 59 में मूव करूंगा तो आप कहेंगे हमें 56 की कोई लाइन समझाने की जरूरत नहीं है। 59 में ऐसे वाज़ेह चीजें लिखी हुई हैं जिनसे समझ आ गया कि 56 में क्या लिखा हुआ था। 56 में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ रीड आउट कर रहा हूं। Activities at search for evaluation and final selection of applications of research findings or other knowledge, the search for alternatives for materials, alternative material ढूंढ रहे हैं, devices ढूंढ रहे हैं, products, processes, systems, services, and formation, design, evaluation and final selection of possible alternative। सिर्फ अभी select की है,
फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव के 2 करेले ही सही रहेंगे एक ग्लास में. फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फॉर न्यू और इंप्रूव्ड मटेरियल डिवाइस प्रोडक्ट सिस्टम. जंप ऑन 59. एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ pre-production or pre-use prototypes and models. अब वो सांचे बनने लग गए हैं जिसमें वो चीजें बननी है. अब वो मॉडल्स बनने लग गए हैं जैसी चीज बननी है. अब सैंपल बेस पे चीज बनाना शुरू कर दी है. ऊपर सफे के टॉप पे जाएं, वहां फाइनल सिलेक्शन थी, यहां डिजाइन और कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है. वहां सिर्फ सिलेक्शन थी. डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. ऊपर लास्ट लिखा हुआ था ऑल्टरनेटिव्स. ऊपर जाएं, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, डिजाइन ऑफ ऑल्टरनेटिव, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव. हमारे पास क्या ऑल्टरनेट है जिसको हम सेलेक्ट कर लें? नीचे क्या लिखा हुआ है? डिजाइन ऑफ प्रोटोटाइप, डिजाइन ऑफ मॉडल, सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल, टेस्टिंग ऑफ मॉडल. ओके. डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइज. मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी बनानी है, उस गाड़ी के लिए एक प्रोसेस है. तो गाड़ी में जिस सांचे के अंदर आपने रिम रखना है वो पता होना चाहिए, जिस सांचे के अंदर आपने टायर रखना है वो पता होना चाहिए. जिग्स, टूल्स, मोल्ड्स बनने लग गए हैं. डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट. और आप इस हद तक चले गए हैं कि आपने कहा मैं बड़ा प्लांट खरीदूं, इस कमरे जितना बड़ा. बेहतर है कि जनरेटर जितना प्लांट खरीद के जरा ट्राई कर लेता हूं चीज कैसी बन रही है. द design, construction और operation of a pilot plant that is not of a scale economically feasible. अभी ये प्लांट इस काबिल नहीं है कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर सके बड़ी वाली, लेकिन ट्रायल प्रोडक्शन कर सकता है, कमर्शियल नहीं कर सकता. डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव. अब फाइनल सिलेक्शन ऊपर हो रही थी और जो चूज कर लिया गया उसकी बेस पे डिजाइनिंग नीचे हो रही है. फॉर न्यू और इंप्रूव्ड मटेरियल प्रोडक्ट्स. ये पॉइंट डी ऊपर वाले पॉइंट डी से मिलता है. फर्क सिर्फ ये है कि ऊपर लिखा हुआ था पॉसिबल ऑल्टरनेटिव और इधर लिखा हुआ है चूजन ऑल्टरनेटिव. नो व्हेनेवर अ क्वेश्चन विल कम इन पेपर के ये मैंने आपको चीजें लिस्ट डाउन कर दी हैं. एमसीक्यू है व्हाट आर रिसर्च एंड व्हाट आर डेवलपमेंट. तो पैरा 56 और पैरा 59 स्टैंडर्ड का खोलिएगा और खोलकर आप उसमें देख लीजिएगा. किताब में इसलिए डाला गया है कि रोजाना लोग स्टैंडर्ड लाते नहीं थे. असूली तौर पे ये होना चाहिए था रोजाना आपको स्टैंडर्ड लाने चाहिए. स्टैंडर्ड से खोल के आपको ये चीजें दिखा देनी चाहिए. ओके. सिनेरियोस. 3 डाटा गिवन हो सकता है. पुराने की बुक वैल्यू तो हमेशा गिवन होगी क्योंकि आपने डिस्पोजल की एंट्री करनी है. पुराने की बुक वैल्यू हमेशा गिवन होगी. 2 चीजें कौन सी ऐसी हैं जो हो सकता है गिवन हो सकता है ना हो? नए की फेयर वैल्यू, पुराने की फेयर वैल्यू. नए की फेयर वैल्यू, पुराने की फेयर वैल्यू. अच्छा, अब पुराने की बुक वैल्यू तो हमेशा गिवन होगी, इसलिए इस बात को साइड पर रख दें. ऑप्शंस 3 बची कि फेयर वैल्यू किसकी गिवन है. पुराने की बुक वैल्यू तो गिवन होगी ना. वो क्यों गिवन होगी? क्योंकि वो तो आपकी किताबों में खुद एसेट पड़ा हुआ है. तो पुराने की कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन तो हमेशा गिवन होगी. पुराने एसेट की जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो बेचने जा रहे हैं, उसकी क्या चीज हमेशा गिवन होगी? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन. अब कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनकी फेयर वैल्यू बाजार में पता नहीं चल रही होती. अब हो सकता है पुराने की पता ना चल रही हो सकता है नए की पता ना चल रही हो सकता है दोनों की पता ना चल रही हो सकता है दोनों की पता चल रही हो. पढ़े सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं. नंबर 1, if fair value of both assets or fair value of only old asset is given. ये है ऑप्शन नंबर 1. ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना नीचे. दूसरी ऑप्शन, if fair value, प्लीज बोले, of only new asset is given. तीसरी ऑप्शन बोले, if fair value of both assets is, बस ना पढ़े आगे, ज़बानी याद करें. पहला सिनेरियो,
पुराने दोनों की फेयर वैल्यू या दोनों की ट्रीटमेंट सेम है, दोनों की ट्रीटमेंट सेम है। दूसरी ऑप्शन नए की फेयर वैल्यू गिवन है। तीसरी ऑप्शन दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। अब सलूक पढ़ें क्या करना है। अगर पॉइंट 1 अगर फेयर वैल्यू दोनों की गिवन है या फेयर वैल्यू पुराने की गिवन है तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू पुराने की फेयर वैल्यू, बेस पुराने की फेयर वैल्यू रखनी है हमेशा। पुराने की फेयर वैल्यू को बेस बनाना है, इसमें जमा करना है अगर पैसे दे रहे हैं, माइनस करना है अगर पैसे मिल रहे हैं। अभी देखते हैं एंट्रीज के जरिए। अगर सिर्फ नए की फेयर वैल्यू गिवन है तो बहुत आसान है, पुराने की गिवन नहीं होगी। फिर इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, क्योंकि भाई अगर पुराने की गिवन कर दे वो तो सिनेरियो 1 हो जाएगा ना। फोकस करें। इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली सिर्फ नए की फेयर वैल्यू गिवन है तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू, बस फिर खत्म। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज नॉट गिवन, आगे ना पढ़ें, फिर क्या करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ प्लस कैश या माइनस कैश। चलें जी स्टार्ट करें। ओल्ड एसेट की कॉस्ट बताएं 200। ओल्ड एसेट की कम्युलेशन, ओल्ड एसेट की WDV, अदर इंफॉर्मेशन। सवाल में एरर है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट 200 लिखी हुई है, ये से काटें, ये 200 नहीं है, ये 130 है। फिर सॉल्यूशन सही नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन सही कर दें। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट 200 लिखी हुई है सवाल में, ये गलत है, पेज 188 पे, इसको 130 कर दें। नेक्स्ट, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट कितनी है भाई, कैश पेड कितने, 12। आप पता है क्या कहेंगे, आप कहेंगे हमें तो दोनों की गिवन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें दोनों की गिवन है, हम सिनेरियो 1 करेंगे। लेकिन वेट करें, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अंडर फॉलोइंग सिनेरियोस। क्या, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, इफ फेयर वैल्यू ऑफ, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है तो बता दें जी क्या करें। अब ऊपर रूल पढ़ें, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है तो न्यू एसेट की कॉस्ट बताएं कैसे निकलेगी। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, कैश पे हो रहा है, रिसीव हो रहा है, पे हो रहा है तो ऐड होगा। अच्छा जी, जी बोलें, व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, 130। व्हाट इज कैश पेड, 12। व्हाट इज द कॉस्ट, 142। अब आपने ऐसा करना है कि आगे नहीं जाना, मैं सिनेरियो ए की जनरल एंट्री कर रहा हूं, डिस्पोजल की एंट्री बता दें। क्लियर, इट इज द मसला। मसला सिर्फ ये होता है और कोई मसला नहीं होता। ये मसला हमने हल कर लिया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू, ये मसला हमने हल कर लिया, 142। व्हाट इज ओल्ड कॉस्ट, ओल्ड कॉस्ट, ओल्ड कॉस्ट, ओल्ड कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। व्हाट इज ओल्ड अकोमोडेशन, व्हाट इज कैश, बैलेंसिंग बता दें। 10 आ रहा है किस साइड पे, कितना आ रहा है बैलेंसिंग, डेबिट साइड। अब आप ऐसा करें, अब आप ऐसा करें, ये पहला सिनेरियो, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, पहला सिनेरियो ऐसे एरो खींच के इसकी जनरल एंट्री लिखें, फिर दूसरे की लिखिएगा, फिर तीसरे सिनेरियो की जनरल एंट्री लिखिएगा। पहले सिनेरियो की जनरल एंट्री लिख लें, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, जनरल एंट्री ताई क्या होगी,
मसला क्या होता है? न्यू एसेट की कॉस्ट। ये सारी डिस्कशन सिर्फ किसके लिए है? न्यू एसेट की कॉस्ट। इसको मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं। मसला सिर्फ ये होता है, ऊपर देखें, जितने भी सिनेरियोज होंगे, पुराने की कॉस्ट कितनी होगी? 200। वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। पुराने की कंपटीशन कितनी होगी? 80। जितने भी सिनेरियोज होंगे, कैश कितना पे होगा? मसला या क्या है? खरीदी हुई चीज कितने की है? मसला क्या है? खरीदी हुई चीज कितने की है? खरीदी हुई चीज कितने की है में सिनेरियो बन सकता है। अब मैं अगला सिनेरियो करने लगा हूं। खरीदी हुई चीज कितने की है में सिनेरियो बन सकता है। कितने सिनेरियो बन सकते हैं? 3। दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, तो ऐसे करेंगे सॉल्व। अब पहला सिनेरियो खत्म हो गया हमारा। अब दूसरा, न्यू एसेट की कॉस्ट कैसे निकलेगी? सिनेरियो 2 पढ़े। फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन। एक काम करें, 130 पे उंगली रख दें, ऊपर जाएं, ऊपर ऊपर 130 पे, जो आपने अपने हाथों से लिखा है 130 ऊपर, 130 पे उंगली रख दें। अब देखिए, अब सवाल पढ़ें। फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन। उंगली रखी हुई है, उंगली रखे रखे देखें क्या गिवन है। मजा आ रहा है? उंगली रखे रखे देखें क्या गिवन है। सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू गिवन है, कैश भी गिवन है, ऊपर पुराने की बुक वैल्यू भी गिवन है, सब गिवन है। उंगली रखे रखे रखें। ओके, कैश बोलें, कॉस्ट पुराने की। अच्छा जी, ये जनरल एंट्री करने से पहले ये मसला है, ये फिगर कैसे आएगी? गाइडेंस पढ़ें, उंगली रखे रखे गाइडेंस पढ़ें। इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ, बस बस फेयर वैल्यू न्यू, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। न्यू एसेट की कॉस्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, 150। ये चेंज होगी, चेंज होगी, गेन लॉस चेंज हो जाएगा जी। किस साइड पे? चले जी, एंट्री करें अगली। ओके, लास्ट थिंग, इफ फेयर वैल्यू बोथ इज नॉट गिवन। कोई काम करे मजे का। इफ फेयर वैल्यू इज बोथ इज नॉट गिवन, कोई काम करे मजे का। उंगली रखें, 130 और 150 पे उंगली रख दें। उंगली रख दी, 12 तो नहीं छुपाया, शर्म नहीं आती, 12 नहीं छुपाना। अब 130 और 150 पे आपने क्या रख दिया है? उंगली रख दी है। नीचे पढ़े क्या लिखा हुआ है? सिनेरियो 3, इफ फेयर वैल्यू ऑफ, इफ इट इज नॉट गिवन यू आर नॉट अलाउड टू उठा द उंगली, यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन विद योर राइट हैंड। ओके, नेक्स्ट जी, बोले इस सिनेरियो में क्या करेंगे? ये खत्म हुआ, दोनों की गिवन नहीं है, तो रूल बता दें क्या है। न्यू की कॉस्ट कैसे निकलेगी? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड। मैन वो किधर है? किधर नहीं आया आज? व्हाट इज द बीवी ऑफ ओल्ड? बीवी ऑफ ओल्ड इज नॉट 200, दैट इज कॉस्ट ऑफ ओल्ड। आई एम आस्किंग यू बीवी ऑफ ओल्ड। यस, नाउ यू आर राइट, नो यू आर इन सेंसेस। 120 प्लस, ओ भाई उंगली रखी रख, नॉट गिवन है, तूने उंगली हटा दी है। नॉट गिवन है सवाल कह रहे, तूने उंगली हटाई हुई है जी। प्लस 12, 132। अच्छा, इस सूरत में ना कभी गेन लॉस नहीं आया करेगा, जरा चेक करके देख लें बेशक। इस सूरत में कभी गेन लॉस नहीं आया करेगा। तीसरी जनरल एंट्री करें, करके फारिग हो चुके।
अच्छा जी, ना 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 ना, ठहरे 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 ठहरे, पॉइंट 3 पढ़े। और ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस की कमी एक होती है, द बंदा लैक्स विटामिन, विटामिन की कमी है उसमें। द बंदा लैक्स प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की कमी है। देखो जरा साथ वाले का चेहरा, इसमें प्रोटीन की कमी है। लेफ्ट वाले का देखो, इसमें विटामिन की कमी है। अब ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस की कमी कैसे होती है? प्लेटलेट्स की कमी है ट्रांजैक्शन में। अब ट्रांजैक्शन में कैसे प्लेटलेट्स की कमी होती है, ट्रांजैक्शन में कैसे कमी होती है कमर्शियल सब्सटेंस की, उसकी मिसाल समझ लें। अब सरासिफ हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास ग्रे कलर की सिविक है, 2010 मॉडल, चले 2010 मॉडल, ग्रे कलर की सिविक है। सर मैर कहते हैं जी मेरे पास व्हाइट कलर की सिविक है 2010 मॉडल। तो चलो ऐसा करते हैं कि दोनों आपस में चेंज कर लेते हैं। माइलेज देखी तो दोनों गाड़ियों की 1 लाख और दूसरी की 1,01,000, बस माइनर सा फर्क था। अब दोनों ने गाड़ी चेंज कर ली आपस में। अब जब इनसे पूछा कि भाई व्हाई यू हैव डिड इट, उन्होंने कहा देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, कोई कमर्शियल नियत नहीं थी। द इंटेंशन के इलाके वालों पर रोक पड़े, सीए किया हुआ है, गाड़ियां चेंज करता है, बस ये नियत थी। अगला प्रोग्राम सर अमजद बेटी से गाड़ी चेंज करने का हमारा, तो बस ये 2-3 महीने बाद ये भी इंशाल्लाह हो जाना है। देयर इज नो कमर्शियल नियत, देयर इज नो कमर्शियल नियत, कमर्शियल नियत कोई नहीं है। फिर क्या करें? फिर आपको फेयर, मजे की बात सुने, फिर आपको फेयर वैल्यूज गिवन भी हो, आपने इग्नोर करनी है, बल्कि फेयर वैल्यूज आमतौर पे होती ही सेम ऐसी सूरत में। फिर इसी तरह एंट्रीज करेंगे, तो ये भी तीसरे सिनेरियो जैसा ही बनेगा। कमर्शियल सब्सटेंस में एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रक है, वो एक ट्रक को दूसरे ट्रक से एक्सचेंज कर लेते हैं। लोग पूछते हैं क्यों? दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स को लगे हमारे पास पता नहीं कितने ट्रक हैं, हालांकि ये ट्रक हमने एक्सचेंज किया है। तो इट इज द रीजन। ओके, इट्स ओवर।